अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज अपन फिर से रिएक्ट करेंगे एंड्रॉयड ट्रेड के बारे में। कौन है जिसने अमेरिका और यूरोप को हिला कर रख दिया। अच्छा, हिला के रख दिया। तो भाई इस्लाम धर्म क्यों अपनाया और क्यों उनको पुलिस भी पकड़ के लेके गई थी, वो भी न्यूज़ आई थी। तो देखते हैं अभी क्या क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी तो बहुत चलती है इंटरनेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि पिछले 5 से 6 महीने से लगातार एंड्रयू टेट नाम का ये इंसान हद से ज़्यादा चर्चाओं में है। सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह पर इसी इंसान की तस्वीर और इसी इंसान का नाम नज़र आ रहा है। बेशुमार लोग तो ऐसे हैं कि जो बार बार सोशल मीडिया पर इसके फ़ोटोज़ को देखकर और इस इंसान के नाम को देखकर ये सोचते रहते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। क्या वजह है कि जहां एक तरफ दुनिया के आधे लोग इस इंसान से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो खुले तौर पर इस इंसान का सपोर्ट करते हैं। एक ऐसा इंसान कि जिसके बारे में ये माना जाता है कि इस इंसान के विचारों ने यानी इस इंसान के थॉट्स ने, इस इंसान की स्पीचेज ने अमेरिका के साथ साथ इस तरह की बहुत सारी दूसरी ताकतवर यूरोपियन कंट्रीज़ के पूरे सिस्टम को ही हिला कर रख दिया है। यही वजह थी कि इस पूरे सिस्टम ने बड़ी जल्दबाजी में इस इंसान को लगभग सभी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से बैन करवा दिया। इतना ही नहीं, इन सारे देशों की तरफ से एंड्रयू टेट नाम के इस इंसान के ऊपर ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि दरअसल ये अपने विचारों यानी कि अपनी स्पीचेस के ज़रिए से हमारी जो नौजवान नस्ल है यानी कि जो हमारे यूथ्स हैं उनके माइंड को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि यूके के साथ साथ आज की डेट में ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि जहाँ के स्कूल के सिलेबस में अब ऐसे चैप्टर भी शामिल किए जा रहे हैं जिसमें ख़ास तौर से जो एंड्रयू टेट है उसके विचारों को काउंटर किया जा रहा है, ताकि जो भी यंग लोग हैं यानी जो भी युवा पीढ़ी है अगर उसके दिमाग में ज़र्रा बराबर भी एंड्रयू टेट की वजह से कोई वहम पैदा हुआ हो तो उस वहम को ख़त्म किया जा सके। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर एंड्रयू टेट के विचार हैं क्या? आखिर इसकी स्पीचेस में यानी इसके जो बयानात होते हैं उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है और ऐसी क्या बातें होती हैं कि जिसकी वजह से अमेरिका और इस जैसे बड़े बड़े ताकतवर देशों के सिस्टम भी पूरी तरह से हिल चुके हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर एंड्रयू टेट है कौन, ये इंसान कहाँ का रहने वाला है और अचानक से पूरी दुनिया में सुर्खियों में क्यों आ गया है और इस इंसान ने आखिरी वक्त में इस्लाम क्यों कबूल किया है। तो चलिए एंड्रयू टेट के पूरे इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, एंड्रयू टेट का जन्म 1 दिसंबर 1986 को अमेरिका में हुआ था। इस हिसाब से इसकी उम्र इस वक्त लगभग 36 साल के करीब है। वैसे तो एंड्रयू टेट एक ईसाई घराने में पैदा हुआ था और इसकी परवरिश भी यूरोपियन माहौल में हुई थी। वेस्टर्न कल्चर में परवरिश पाने वाला एंड्रयू टेट भले ही एक ईसाई फैमिली में पैदा हुआ था मगर फिर भी ये बिलीफ से यानी कि अकीदे से एक एथीस्ट था, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी भी धर्म और किसी भी खुदा के कॉन्सेप्ट में यकीन नहीं रखा करता था। वैसे तो ये बंदा प्रोफेशनली एक किक बॉक्सर है जो किक बॉक्सिंग की दुनिया का 4 बार चैंपियन भी रह चुका है। इसके अलावा एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ अच्छा लेक्चरर भी एंड्रयू टेट को माना जाता है। मगर ये बंदा पिछले 2-3 सालों से एकदम से उस वक्त ज़्यादा चर्चाओं में आना शुरू हो गया कि जब इसने दुनिया के कुछ ताकतवर देशों के सिस्टम के खिलाफ ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। एंड्रयू टेट नाम का ये इंसान न सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का जो निज़ाम है उसको क्रिटिसाइज करता है और उसमें भी ख़ास तौर से फेमिनिज्म और LGBTQ यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को टारगेट पर रखता है। इसके अलावा ये दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी आड़े हाथों लेता है। ये अक्सर ये दावा करता है कि हमारी दुनिया के जो कुछ खास बड़े बिजनेसमैन हैं वो हमारी दुनिया के आम लोगों का खून चूस कर अपना बिजनेस चलाते हैं और बाद में ये दावा भी करते हैं यानी दुनिया के आम लोगों को ये दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि उस बिजनेस से उन लोगों ने जो फ़ायदा कमाया है उस फ़ायदे को वो दरअसल इंसानों की बेहतरी पर ही खर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड मैट्रिक्स पर दिए गए एंड्रयू टेट के बयानात ने एकदम से पूरी ही दुनिया में एक नई बहस शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, एंड्रयू टेट ने ये तक कह डाला था कि हमारी दुनिया में कुछ ही खास लोग हैं जो ऊपर बैठकर पूरी दुनिया की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया को वही चलाते हैं। उन लोगों ने पूरी दुनिया को एक सिस्टम के जाल में फंसा रखा है। इसके बाद एक एक करके एंड्रयू टेट को लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से बैन कर दिया गया।
काफ़ी लंबे वक्त तक एंड्रू टेट भी इंटरनेट से गायब दिखा, मगर कुछ दिनों के बाद जब एंड्रू टेट ने वापसी की तो देखा गया कि 24 अक्टूबर 2022 के दिन यूएई की एक मस्जिद में वो अपने एक दोस्त के साथ नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में पता चला कि दरअसल एंड्रू टेट इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। एंड्रू टेट ने बताया कि इस पूरे वक्त में यानी जब मैं इंटरनेट से गायब रहा था तो मैंने काफ़ी गौर व फिक्र किया और ये जानने की कोशिश की कि जाहिर है अगर दुनिया में बुराई मौजूद है तो इसका उलट भी होगा, यानी हो ना हो अच्छाई भी मौजूद होगी। और वो अच्छाई ढूंढते ढूंढते मैं इस्लाम धर्म तक पहुंचा और जाहिर है इस सच्चाई यानी इस्लाम तक पहुंचने में मेरी मदद मेरे मुस्लिम दोस्तों ने की। फिलहाल दोस्तों, इस्लाम धर्म अपनाने की वजह से लाइट में आने के कुछ वक्त के बाद ही एकदम से ये भी देखा गया कि जब एंड्रू टेट को रोमानियन पुलिस ने पोर्नोग्राफिक नेटवर्क चलाने, सेक्सुअल अब्यूजमेंट और इसके अलावा फ्रॉड न जाने कौन कौन से इल्ज़ाम लगाकर इनको अरेस्ट कर लिया। अब दोस्तों, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जो इंसान ऑलरेडी 2022 में गूगल पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा था, जब वो अचानक से गिरफ्तार किया गया होगा तो आखिर इंटरनेट पर क्या गदर मचा होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अपनी गिरफ्तारी से कुछ वक्त पहले ही एंड्रू टेट की तरफ से ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि एलोन मस्क की वजह से सिर्फ ट्विटर ही एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जहां पर एंड्रू टेट का अभी भी अकाउंट खुला हुआ है, यानी उसको बैन नहीं किया गया है। इस ट्वीट में एंड्रू टेट की तरफ से कहा गया था कि ये जो दुनिया के पावरफुल लोग हैं यानी कि ताकतवर लोग, ये सच्चाई सामने लाने की वजह से मुझको कत्ल कर देंगे, अब ये मेरी जान के पीछे हैं। फिलहाल दोस्तों, एंड्रू टेट की गिरफ्तारी के फौरन बाद हमारी ये दुनिया दो ग्रुप में डिवाइड हो गई। एक ग्रुप तो वो कि जो एंड्रू टेट से नफरत करता है और उसका खुले तौर पर विरोध करता है और ये मानता है कि एंड्रू टेट हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो खुले तौर पर एंड्रू टेट को सपोर्ट करता है, उसके बयानों को सपोर्ट करता है, उसकी सोच को सपोर्ट करता है और उसको आइडल तक मानता है। और इस दूसरे ग्रुप का ये भी मानना है कि ये जो पहले ग्रुप वाले लोग हैं ये दरअसल मीडिया की बातों में आकर एंड्रू टेट से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने तो एंड्रू टेट के सारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अगर कोई इंसान एंड्रू टेट को खुद समझने की कोशिश करेगा तो वो जरूर समझ सकेगा कि आखिर एंड्रू टेट है क्या। इंटरेस्टिंग बात यह है कि LGBTQ यानी कि होमोसेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म और रिलीजन को लेकर एंड्रू टेट के भी लगभग वही विचार हैं कि जो इस्लाम में माने जाते हैं। एंड्रू टेट का कहना है कि अगर कोई इंसान गे है या फिर कोई इंसान लेस्बियन है, यानी अगर उसकी औलाद नहीं हो सकती है तो ये उनका मसला है। आखिर ये लोग कौन होते हैं कि जो मेरे बच्चों को समझाएं कि मेरे बच्चे भी इसको नॉर्मल समझें? आखिर ये लोग कौन होते हैं कि जो ज़बरदस्ती मेरे बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि तुम भी इस चीज़ को पसंद करो? ये मेरे बच्चे हैं और मैं ही इनको बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आखिर इन लोगों को यानी मीडिया को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को ये हक किसने दिया है कि वो टीवी के जरिए से या फिर किसी कानून को पास करने के जरिए से अपनी इस सोच को मुझ पर और मेरे बच्चों पर थोपें? लिहाजा मेरे बच्चों से दूर रहो। जबकि फेमिनिज्म के मामले पर एंड्रू टेट का ये कहना है कि फेमिनिज्म के नाम पर आज के दौर में औरतों को मर्दों के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया गया है। इनके बीच हद से ज़्यादा बेहयाई को फैलाया जा रहा है और जानबूझकर हमारे घरों को बर्बाद किया जा रहा है। एक मर्द सुबह से लेकर शाम तक बेइंतहा मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है सिर्फ इसलिए ताकि वो घर में मौजूद अपनी माँ, अपनी बेटी और अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी दे सके। मगर औरत इन मुश्किलों को फेस करने के लिए नहीं बनी है। मर्द और औरत को अलग अलग काम, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और औरत का ये काम नहीं है कि वो अदनंगी होकर अपनी नुमाइश करे। मगर ये सब कुछ एक मैट्रिक्स, एक ऐसे सिस्टम के तहत हो रहा है कि जो दुनिया के कुछ ताकतवर लोगों ने बैठकर बनाया है। वही ताकतवर लोग कि जिनका आज के दौर में हमारी दुनिया की पॉलिटिक्स पर, हमारी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम पर, हमारी दुनिया की लगभग सभी मीडिया हाउसेस पर पूरी तरह से कब्जा है। ये लोग जानबूझकर आम लोगों को भेड़ बकरियां समझकर उनके लिए ऐसे कानून बनाते हैं कि जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए फंस कर रह जाएं और उससे निकलने के बारे में भी कभी ना सोचें। एंड्रू टेट का कहना है कि इस फेमिनिज्म की वजह से औरतों ने अपने घर बार और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। एक औरत मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने घर से निकलती है और मर्दों के बराबर हुकूक हासिल करने की मांग करती है, मगर दरअसल वो इस काम के लिए बनी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि एक औरत मर्द के बराबर काम नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, मगर मर्द और औरत को उनकी सोच और उनकी बॉडी के हिसाब से उनको अलग अलग काम दिया गया है। किसी काम में मर्द अच्छे होते हैं तो किसी में औरतें अच्छी होती हैं। मगर जब एक औरत अपने घर पर अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर के सारे सिस्टम को छोड़कर बाहर निकलती है मर्दों के बराबर हुकूक हासिल करने के लिए, यानी राइट्स लेने के लिए, तो घर पर जो उसके बच्चे मौजूद होते हैं उनकी परवरिश दरअसल मीडिया करता है। वही मीडिया, वही टीवी कि जिसको ऊपर बैठे हुए कुछ ताकतवर लोग ही अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे होते हैं और आम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लेस्बियन होना, गे होना एक आम बात है और किसी भी धर्म को मानना या फिर ना मानना ये हमारी पर्सनल चॉइस है।
عورتوں کو اس حال میں پہنچا دینے کی وجہ سے اب ہمارے جو گھر کا ماحول ہے یعنی جو ہماری سوسائٹی کا بنیادی اسٹرکچر ہے وہ بری طرح سے ٹوٹ رہا ہے اور دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اینڈریو ٹیٹ کا کہنا ہے کہ ہماری دنیا کے پورے بزنس کو بھی یہ اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ یہ پہلے تو مہنگی مہنگی گاڑیاں بناتے ہیں، اس کو پوری دنیا میں بیچ کر بے شمار مال کماتے ہیں، اور پھر ان گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، جو پولیوشن پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی یہی لوگ رونا روتے ہیں۔ ہر طرف گلوبل وارمنگ چلاتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی موٹا موٹا مال اکٹھا کرتے ہیں، جبکہ اس بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کہ سب سے زیادہ پولیوشن تو ان گاڑیوں کو بناتے وقت ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی بزنس مین لوگ گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ اویئرنیس پھیلاتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ پروجیکٹ پر پیسہ لگا کر پوری دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اینڈریو ٹیٹ کا کہنا ہے کہ پہلے تو یہ مافیا لوگ عورتوں کا بزنس میں غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کے ایڈورٹیزمنٹ میں ان کو ایک آبجیکٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور بعد میں پھر اسی بزنس کے ذریعے سے جو پیسے کمائے گئے ہوتے ہیں اس سے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ مدعا اٹھاتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے رائٹس دلانا ہے۔ اگر آپ لوگ عورتوں کے رائٹس کو لے کر اتنا ہی زیادہ سیریس ہیں تو آخر ایڈورٹیزمنٹ میں عورتوں کو اس طرح سے پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ دوستو، ریلیجن یعنی دھرم اور مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے اینڈریو ٹیٹ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسلام کو سب سے زیادہ سچا اور کمپلیٹ ریلیجن پایا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی دھرم سچا ہے، یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ عیسائی دھرم ہی سچا ہے، تو آخر دنیا بھر کے عیسائی لوگ اپنے دھرم کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اینڈریو ٹیٹ نے ویسٹ کی مثال دی، یعنی کہا کہ یورپ کو ہی دیکھ لیجئے جہاں پر عیسائی سب سے زیادہ موجود ہیں۔ یہاں پر ہر وہ کام کیا جاتا ہے کہ جو کرسچینٹی یعنی کہ عیسائی دھرم کے خلاف ہے۔ رات بھر یہاں کی لڑکیاں، یہاں کی عورتیں بار میں ڈانس کرتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہیں، مگر ان کے جو ماں باپ ہیں وہ چاہ کر بھی ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہاں کے دیشوں کے قانون ہی ایسے ہیں۔ تو کیا سچ میں یہی ہے اپنے ریلیجن کو فالو کرنا؟ وہیں دوسری طرف آپ لوگ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے دھرم کو لے کر حد سے زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ اینڈریو ٹیٹ آگے ایک اور بھی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی انسان ایک ایسی ٹی شرٹ پہن کر کسی عیسائی کنٹری میں چلا جائے کہ جس ٹی شرٹ کے اوپر لکھا ہو جیزس واز گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی انسان کچھ نہیں کہے گا، مگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ بالکل یہی کام آپ لوگ اسلام کے بارے میں یا ان کے پروفیٹ کے بارے میں ایک مسلم کنٹری تو چھوڑیے بلکہ غیر مسلم کنٹری میں بھی کر دکھا دیجئے، کیونکہ جس نے یہ کام کیا ہوگا وہ پھر بچ کر دکھائے، کیونکہ اس انسان کو پھر اس غیر مسلم کنٹری میں بھی اپنی جان کا خطرہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں اپنے بلیف پر قائم رہنا اور اس کی عزت کرنا۔ جبکہ کرسچن یعنی عیسائی تو خود جیزس یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الگ الگ ٹی وی شوز، الگ الگ فلمز میں اور اس کے علاوہ الگ الگ ایونٹس میں ان کو بیہودہ کپڑے پہنا کر ان کے کریکٹر کا مذاق بناتے رہتے ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے خود بتائیے کہ آخر یہ کس طرح کی سوسائٹی ہے؟ دراصل یہ جو میٹرکس ہیں یعنی یہ جو دنیا کے طاقتور لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جان بوجھ کر ہماری دنیا کے سب سے بڑے دھرم یعنی عیسائیت کا مذاق اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ دھیرے دھیرے لوگ جب عیسائیت سے دور ہوں گے جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، تو دوسرے لوگ جو دنیا کے دوسرے دھرموں اور مذہبوں کو مانتے ہوں گے وہ بھی اپنے اپنے دھرموں اور مذہبوں سے الگ ہونے لگیں گے۔ اور جب ایک بار ایک انسان کے دماغ سے اس کے دھرم اور مذہب کو نکال دیا جائے تو پھر اس کو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے کہ جو اس کا دماغ کہتا ہے۔ وہ نہ تو پھر کسی قانون کا پابند رہتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا میں پھر تباہی ہی تباہی ہوگی، ہر طرف جرم یعنی کہ کرائم بڑھیں گے اور بے حیائی بڑھے گی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اینڈریو ٹیٹ نے ایک بار ٹویٹ کے ذریعے سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو میٹرکس کے لوگ ہیں یہ آج نہیں تو کل یعنی کبھی نہ کبھی مجھ کو ضرور قتل کروا دیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لینا کہ میں نے خودکشی نہیں کی ہے، کیونکہ میں ایک بزدل نہیں ہوں بلکہ صرف اور صرف میرا قتل ہوا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو تم لوگ بہت جلد ہی جان لو گے کہ جو کچھ بھی میں نے ان کے بارے میں کہا تھا وہ یقینی طور پر سچ تھا۔ فی الحال دوستو، ان سارے اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کر اور ان ساری باتوں کو سن کر آپ لوگ یہ تو سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آخر اینڈریو ٹیٹ کی سوچ کیا ہے، وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس کو لے کر اتنا زیادہ ہنگامہ پوری دنیا میں کیوں مچا ہوا ہے۔ فی الحال آپ لوگ اینڈریو ٹیٹ کے خلاف ہیں یا پھر اینڈریو ٹیٹ کے تو بھائی بندے نے بات تو صحیح بولی ہے، کیونکہ بچے کو پتہ ہے کہ بزنس مین کنٹرول کرتا ہے پولیٹیشین پوری دنیا کو، مطلب دیش کو، تو پھر تو جو بزنس مین ہے وہی ہے سب کچھ مطلب کنٹرول کرنا۔ آپ کو شیمپو کون سا یوز کرو گے اور صابن کون سا یوز کرو گے، کون سا کھانا کھاؤ گے اور کون سا بسکٹ کھاؤ گے، وہ سب بزنس مین کی جو دماغ کی کھوپڑی ہوتی ہے نا، بزنس مین کھوپڑی، تو وہی طے کرتا ہے بھائی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، ہم اس کو برانڈ کیسے بیچیں۔ تو بھائی جو بندے نے بولا گلوبل وارمنگ کے بارے میں، رولز رائل وغیرہ ان کو جو وہ چیزیں بناتے ہیں
कितने एक्सपेंसिव बनाते हैं, और वो लेदर वगैरह उसमें भी तो होता ही है ना। तो और जो प्राइवेट जेट में घूमते हैं बड़े बड़े बिलियनियर, तो अकेले जाते हैं ना। तो अकेले जाते हैं तो फिर तो जितना वो शायद बड़ा पैसेंजर प्लेन रहता है और जो नॉर्मल उनका जो रहता है ना प्राइवेट जेट, दोनों को भी उतना ही फील लगता होगा। तो इस पर से सोचो कि जो कर सकता है वो बिजनेसमैन कर सकता है, आम लोग करने जाओगे तो तुम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग ये वो गिनाते बैठेंगे। तो भाई ऐसे ही होता है, बिजनेसमैन होता है, आम आदमी होता है। तो बंदा वही समझा रहा है, तो वो बंदे को रास्ते पे लेके चढ़ रहा है। तो गाइस, आपको अगर ये रिएक्शन पसंद आया और मेरी कुछ बातें और उसकी बातें कुछ समझ में आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। बाय, खुदा हाफिज़।